दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से हम लोग उत्तराखंड का सेशन देखेंगे। कल लास्ट टाइम हमने पॉलिटी देखा था। अब 3 या 4 मतलब जो कुछ क्लासेज आएंगी वो उत्तराखंड की आएंगी और उत्तराखंड में हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश द्वारा जो यहाँ पे शासन किया गया था, यानी जो ब्रिटिश की प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो उनके अलग अलग यहाँ पे कमिश्नर आए थे, उनके द्वारा क्या काम किए गए थे, उन चीज़ों को हम यहाँ से देखेंगे। और ये मान के चले कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम यही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से आज से नई क्लास की शुरुआत करेंगे। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था, गोरखाओं को यहाँ से पराजित कर दिया गया था, यानी सिंगौली की जो संधि हुई थी उसके बाद यहाँ पे कौन आ गए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो 1815 के आसपास से उत्तराखंड में कौन आ गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे क्या होने लग गया था, शासन होने लग गया था। अब देखिए, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यहाँ पे स्थापित हुई, गोरखा यहाँ से गए, तो उन लोगों ने क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि कुछ हद तक अगर हम ये कहें जो पवार वंश के जो आगे उत्तराधिकारी थे जैसे सुदर्शन शाह वगैरह, इन लोगों ने थोड़ा ना थोड़ा बहुत उनकी हेल्प की थी अंग्रेजों की। तो इस वजह से पूरा जो उत्तराखंड का स्ट्रक्चर था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। मतलब उस अभी तो आप ये आज का उत्तराखंड है, उस समय ये तो पूरा भारत का एक पार्ट था ना, तो उस हिसाब से देखना, इसको आज के हिसाब से मत देखना, क्योंकि आज तो ये एक फिक्स स्ट्रक्चर बन गया उत्तराखंड का। लेकिन उस टाइम क्या था, उत्तर प्रदेश के अंदर था, यानी पूरा एक भारत का हिस्सा था। तो जो ये वाला खंड था जिसको मैं बता रहा हूँ, ये आपके समझने के लिए मैंने समझा रखा है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, सपोज ये अलकनंदा है, ठीक है, इस अलकनंदा के पूर्व की ओर जो इलाका होगा, यानी अलकनंदा का पूर्वी इलाका, वो कहलाया था ब्रिटिश गढ़वाल। ठीक है, आप लोग ऐसी रफ डायग्राम बना दीजिए, हल्का सा यहाँ पे एक अलकनंदा दिखा दीजिए, और इसका जो पूर्व का इलाका था उसको बोला गया क्या, ब्रिटिश गढ़वाल। ठीक है, और इसके जो पश्चिम का इलाका था, अर्थात ये वाला जो इलाका था, इसको कहा गया टिहरी गढ़वाल राज्य। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाया गया, यानी अलकनंदा के पश्चिम का इलाका क्या कहलाया गया, टिहरी गढ़वाल राज्य। ठीक, और अलकनंदा का पूर्वी इलाका क्या कहलाया गया, ब्रिटिश गढ़वाल। अब देखिए, जो ब्रिटिश गढ़वाल था ये किसके अंदर आता था, कुमाऊं के कमिश्नर के अंदर, यानी कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर ये ब्रिटिश गढ़वाल का इलाका आता था। और ब्रिटिश गढ़वाल किसे कहा गया, अलकनंदा के पूर्व के इलाके को ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए, ये जो ब्रिटिश गढ़वाल था, अगर आपसे पूछता है किसके अंदर आता था, तो आप क्या कहोगे, कुमाऊं कमिश्नरी के। कहीं ऐसा ना हो कि पूछ दे ब्रिटिश गढ़वाल किसके अंदर आएगा और आपको ऑप्शन दे गढ़वाल कमिश्नरी। ठीक है, तो कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर ये ब्रिटिश गढ़वाल आता था। तो उस समय क्या था, स्टार्टिंग में इसमें 2 जिले हुआ करते थे। कितने जिले, 2, जो कि लगभग 1839 के आसपास क्या आए, अस्तित्व में आए। उन 2 जिलों का नाम था अल्मोड़ा और ब्रिटिश गढ़वाल। ठीक है, क्या आया, ब्रिटिश गढ़वाल। और ये ब्रिटिश गढ़वाल का इलाका जो था वो कौन सा था, बताया मैंने, अलकनंदा के पूर्व का इलाका। और ये किसके अंदर आता था, कुमाऊं कमिश्नर, यानी कुमाऊं कमिश्नर इसको देखता था। और इस समय इस टाइम 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, एक था अल्मोड़ा और एक था ब्रिटिश गढ़वाल। और इनकी स्थापना लगभग 1839 के आसपास आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जब ये ब्रिटिश गढ़वाल का इलाका था, आगे ही इसमें क्या होने लगे, और भी डिस्ट्रिक्ट बनने लगे। जैसे कहीं कहीं आप देखेंगे एक तराई का क्षेत्र दिया होगा, तराई का जिला 1843 के आसपास उसको दे रखा है। ठीक है, इसको अभी इतना कंफर्मेशन मत करना, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कहीं कहीं किसी किसी किताब में दे रखा है। ठीक है, तराई का जिला 1843 के आसपास दिया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। बाद में क्या हुआ, इसी ब्रिटिश गढ़वाल में, यानी जो ये ब्रिटिश गढ़वाल है, यानी जो ये इलाका है, इसमें एक और जिला अस्तित्व में आया जिसको बोला गया नैनीताल जिला। क्या बोला गया, नैनीताल। अल्मोड़ा ब्रिटिश गढ़वाल आपने लिख लिया होगा 1839। तो तीसरा जिला इसमें उभर कर आता था, वो था नैनीताल। और ये कब आया, 1891 में। ठीक है, 1891 के आसपास इसमें क्या आया, 1891 में जो तीसरा जिला आया वो नैनीताल के रूप में इसमें सामने आया। यानी ये जो ब्रिटिश गढ़वाल का इलाका था, ठीक है, यानी ये पूरा इलाका, अलकनंदा के पूर्व का इलाका, यहाँ कौन शासन कर रहा था, कमिश्नर शासन कर रहा था, कुमाऊं कमिश्नर। दूसरी ओर ये जो इलाका था ये किसको दे दिया गया, पवार वंश के, मतलब जो उत्तराधिकारी थे, यानी जो पवारों के वंशज थे, उनको जो है ये अलकनंदा के पश्चिम का इलाका दे दिया गया। और वो यहाँ पे क्या करते थे, शासन करते थे। आप इसी के यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनके नाम लिख देंगे। ठीक है, और ये जो पूरा घटनाक्रम था 1815 से 1949 ईस्वी तक चला। ठीक है,
1815 से 1949 थे, यानी 1815 से 1949। ठीक है, ये इलाका टिहरी गढ़वाल का राज्य कहलाया, यानी टिहरी गढ़वाल इलाके। यहाँ पे अलग अलग पंवार वंश के वंशजों ने शासन किया, हम उन लोगों को देखेंगे। और उसके साथ साथ आपको ये पता होगा टिहरी का जो ये इलाका था, जैसे भारत में अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, ऐसे ही एक रियासत का नाम था टिहरी रियासत। ठीक है, ये टिहरी रियासत भारत में कब सम्मिलित की गई? 1949 में। ठीक है, अब आप लोगों को मैं ये बताऊंगा यहाँ किन किन ने शासन किया, आप इनके नाम लिख लेना, इनके ब्रैकेट में एक लगभग इनका जो किस दौरान इनने शासन किया आप वो लिख लेंगे। उससे क्या फायदा होगा, कभी कभी कोई एक सन पूछ देगा आपसे बीच का, अगर आपका इनके टाइम पीरियड के बारे में मोटा मोटा अगर आपको आइडिया है तो उस टाइम अगर पूछता है इस टाइम कौन टिहरी रियासत में शासन करता था, तो आपका अगर ये शासक के मोटा मोटा मतलब एक तो अप्रॉक्स जो आपको आइडिया आएगा आप उसको इजीली टिक कर सकते हैं कि उस समय टिहरी का राजा यानी टिहरी रियासत में कौन शासन कर रहा था। ठीक है, तो 1815 से 1949 तक देखिए पहला कौन आता था? सुदर्शन शाह आता था। ठीक है, सुदर्शन शाह। ये जो सुदर्शन शाह था, ये देखिए इसने कब से कब तक शासन किया? 1815 से लेके 59 के आसपास। ठीक है, 1815 से 59, यानी इस दौरान कौन शासन कर रहा था? सुदर्शन शाह। मतलब ये जो सीरीज है ये टिहरी रियासत के शासकों की है। ठीक है, कौन शासन कर रहा था? सुदर्शन शाह के बाद कौन आता है? भवानी शाह। कौन आता है? भवानी शाह। ठीक है, आप लोग ऐसे ही लिख लेना इसको, भवानी शाह। और ये कब तक करता है? 1859 या 57, कहीं 57 दिखेगा कहीं 59 दिखेगा। जब वो 59 तक बैठा है तो ये 59 के बाद ही आया होगा, तो 59 के आसपास मान लीजिए। ठीक है, कहीं कहीं 57 भी दिखेगा आपको, से 71 के आसपास। मतलब इस दौरान, अब एग्जैक्ट तो है नहीं, कहीं अलग लिखा है कहीं अलग लिखा है, लेकिन एक अप्रॉक्स मान लीजिए आप 59 से 71 तक भवानी शाह। ठीक है, उसके बाद अगला जो लिखेंगे आप, कौन आया था? प्रताप शाह। ठीक है, और ये कब से था? 1871 से लगभग 86 के आसपास तक। ठीक है, यानी 1871 से 1886 के आसपास तक प्रताप शाह ने यहाँ पे क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, उसके बाद कौन आया था? कीर्ति शाह। ठीक है, कीर्ति शाह। और ये कब से कब तक था? 1886 से 1913 तक। ठीक है, एक मोटा मोटा अनुमान जो है आपको, अब कहीं 16 भी लिखा है कीर्ति शाह के बारे में। ठीक है, तो आप मोटा मोटा कीर्ति शाह के बारे में अनुमान ये लगाइए। ठीक, उसके बाद नरेंद्र शाह शासन में आए। ठीक है, नरेंद्र शाह 1913 से लगभग कितना 46 के आसपास तक आया था। ठीक है, क्योंकि लास्ट में कौन आया था? मानवेंद्र शाह आया था, इसके बाद आया था। ठीक है, मानवेंद्र शाह। ठीक, तो नरेंद्र शाह लगभग 1913 से 46 के आसपास इसने क्या किया था? शासन किया था। और लास्ट सबसे कौन आया था? मानवेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह जो भी आता है। ठीक है, मानवेंद्र शाह या मानवेंद्र शाह जो भी आता है, मानवेंद्र शाह। और ये कब से था? लगभग 1946 से स्वतंत्रता तक, यानी 1950 के आसपास तक, जब भारत में इनका विलय हो गया था। 49-50 जो भी आता है। अब देखिए आपको ये पता चल जाएगा टिहरी रियासत में किन किन लोगों ने शासन किया। अगर आपसे कभी ये पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा एक टिहरी रियासत में शासन करने वाला नहीं था, 3 तो यहाँ से देगा, जैसे प्रताप शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह। एक वहाँ से के दे देगा गढ़वाल की पवार वंश से, उसका नाम देगा श्याम शाह। तो जिसने वन लाइनर पढ़ा होगा वो बेहोश। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ वन लाइनर के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और इस दौरान जो मोटा मोटा मैंने बता रखा है लगभग अनुमान, आप लोग जिस किताब से पढ़ रहे हैं उससे कंफर्म कर लेना, क्योंकि देखो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा आपको, कहीं आगे पीछे मिलेगा। बस ये है अगर मतलब कीर्ति शाह का टाइम पीरियड है या नरेंद्र शाह का टाइम पीरियड है, अगर नरेंद्र शाह में 1913 से 46 के आसपास कह रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं 20 में तो होगा ही, नरेंद्र शाह 25 में होगा ही। तो अगर कोई घटना 1925 की या 1935 की आसपास पूछता है और पूछता है टिहरी में कौन शासक था, इजीली बता दोगे आप नरेंद्र शाह था। ठीक है, या 1939 के आसपास 40 की घटना पूछता है तो बता दोगे आप नरेंद्र शाह था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनका टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो ये तो कौन थे, टिहरी रियासत के शासक हुआ करते थे, ठीक है, इधर के। और दूसरा कौन था, ब्रिटिश गढ़वाल, जो ये वाला इलाका था पूर्वी का, और ये किसके अंदर था, कुमाऊं कमिश्नर के। और नैनीताल 1891 में अस्तित्व में आया, उससे पहले ब्रिटिश गढ़वाल और अल्मोड़ा नाम के क्या हुआ करते थे, 2 जिले हुआ करते थे। अब देखिए, जो ब्रिटिश कुमाऊं था उसमें कुमाऊं का इलाका जो था वो प्रारंभ से ही एकमात्र जिला हुआ करता था, यानी जो कुमाऊं का इलाका है, यानी जो ब्रिटिश गढ़वाल है, यहीं पे एक जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, संभवतः इसी को ब्रिटिश कुमाऊं ये लोग कह रहे हैं, तो कुमाऊं में अल्मोड़ा ही एकमात्र पहले से उसका क्या हुआ करता था, अस्तित्व हुआ करता था। वो ज़्यादा आपने फोकस नहीं करना है। अब देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा, आपने वो ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए, जो कुमाऊं का इलाका था, यानी जो पूर्व का इलाका था, यानी आपका कहाँ पूर्व बता रहा हूँ मैं, अलकनंदा के पूर्व का इलाका, ठीक है, यानी जिसको ब्रिटिश गढ़वाल है, कुमाऊं के इलाके जो अल्मोड़ा वगैरह का इलाका था, ये कुमाऊं का इलाका जहां अंग्रेज शासन कर रहे थे, ठीक है। पश्चिम में तो कौन था, टिहरी रियासत को दे दिया गया था। इस कुमाऊं के इलाके में जो शासन चल रहा था वो कैसे चल रहा था, एक गैर विनियमित क्षेत्र की तरह शासन चल रहा था, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं, देखिए यहाँ कैसे चल रहा था, गैर विनियमित, ठीक है, अभी बताता हूँ, विनियमित क्षेत्र, एक शब्द होता है गैर विनियमित क्षेत्र, ठीक है, और एक होता है विनियमित, अभी बताता हूँ क्या होता है, ठीक है, विनियमित, विनियमित क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। जैसे ये मैं कह रहा हूँ कि कुमाऊं का जो इलाका था वो प्रारंभ से ही एक गैर विनियमित क्षेत्र की तरह यहाँ पे रूल करते रहे अंग्रेज। इसकी भौगोलिक स्थिति, इसके महत्व को देखते हुए बहुत सी चीज़ें थी, ठीक है। अब एक गैर विनियमित का अर्थ क्या होता है, देखिए आप लोगों को पता होगा, अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे पूरे भारतवर्ष में, और उनका जो मेन था, जो गवर्नर था, वो बंगाल प्रेसिडेंसी से रूल करता था। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी, बंगाल प्रांत, उसी के अंदर समस्त भारतीय अलग अलग इलाके आया करते थे, ठीक है। तो वो जो गवर्नर जनरल था, वो जो एक्ट बनाते थे, जो कानून बनाते थे, वही लगभग ज़्यादातर प्रांतों में लागू होता था। यानी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद वगैरह जो एक्ट बनाते थे, जो कानून बनाते थे, उसके वही कानून अलग अलग प्रांतों पे लागू होता था। उस चीज़ को बोला गया था विनियमित क्षेत्र, जहां वो क्या होते थे, एक्ट लागू होते थे। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के जो एक्ट लागू होते थे, बंगाल, फिर सुनना, बंगाल प्रेसिडेंसी के जो एक्ट लागू होते थे उनको बोला गया था विनियमित क्षेत्र, जहां, ठीक है। गैर विनियमित क्षेत्र का मतलब हुआ जहां ये एक्ट लागू नहीं होते थे, यानी जो बंगाल प्रेसिडेंसी से जो एक्ट बना रखे, जो कानून बना रखा है, वो चीज़ें यहाँ पे लागू नहीं होती थी। यहाँ का शासन और प्रशासन कौन देखता था, स्थानीय स्तर पे जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। यानी कुमाऊं, अगर मैं कह रहा हूँ कि कुमाऊं का इलाका था, यानी जो पूर्व का इलाका था, यहाँ पे जो शासन हो रहा था वो गैर विनियमित क्षेत्र की तरह शासन था। और गैर विनियमित क्षेत्र का मतलब था यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी से जो कानून बनते थे वो लागू नहीं होते थे। यहाँ पे क्या करते थे, अधिकारी नियुक्त होते थे, ठीक है, स्थानीय स्तर पे। और ये जो अधिकारी होते थे या तो ये सेना से आते थे, ठीक है, यानी सेना से, या सिविल सर्विसेज से आते थे, ठीक। ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे इस इलाके में क्या करवाते थे, शासन करवाते थे। और जो यहाँ का, जो इनको ऑर्डर मिलता था, जैसे गवर्नर ने कोई कार्यकारिणी आदेश जारी कर दिया, यानी गवर्नर ने कहा ऐसा ऐसा करो, तो ये लोग उस चीज़ को यहाँ लागू करवाते थे, ठीक है। बंगाल के एक्ट लागू नहीं होते थे, तो इसी को बोला गया था गैर विनियमित क्षेत्र, ठीक है। अगर आपसे कभी ये पूछता है कुमाऊं के जिले में स्टार्टिंग से अंग्रेजों ने गैर विनियमित क्षेत्र की तरह कार्य किया, इसका क्या तात्पर्य है, आप सीधे क्या कहोगे, बंगाल प्रेसिडेंसी या गवर्नर के एक्ट लागू नहीं होते थे, गवर्नर का सिर्फ आदेश लागू होता था, जो स्थानीय स्तर पे क्या करते थे, सेना या सिविल का जो भी अधिकारी यहाँ पे होगा वो इसको क्या करते थे, लागू करवाता था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर गैर विनियमित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, जो मेन चीज है, इनमें यहाँ पे शासन कौन करता था, मेन सबसे बड़ा अधिकारी इनका हुआ करता था, कमिश्नर हुआ करता था। कौन करता था, कमिश्नर। बाद में डिप्टी कमिश्नर वगैरह भी आप सुनोगे, फिर कमिश्नर आए, मतलब कमिश्नर बहुत ज़्यादा क्या होता था, महत्वपूर्ण पद था, ठीक है, कमिश्नर। और इसी के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ शासन। इसीलिए कुमाऊं का जो पहला कमिश्नर बन के आता है, यानी कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर था, उसका नाम था एडवर्ड गार्डनर। क्या था, एडवर्ड गार्डनर, ठीक है,
एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड गार्डनर, यानी एडवर्ड गार्डनर कुमाऊं का प्रथम क्या था, कमिश्नर हुआ करता था, ठीक है, एडवर्ड यहाँ कर देना है, ठीक है, एडवर्ड गार्डनर कुमाऊं का क्या था, पहला कमिश्नर था, और इसने बहुत कम शासन, लगभग 9 महीने तक यहाँ पे शासन किया। 1815 ईस्वी में इसको क्या बनाया गया था, कमिश्नर बनाया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था, आप क्या कहोगे, एडवर्ड गार्डनर, बहुत पेपर में आता है। 1815 ईस्वी के तक इसने शासन किया, जो लंबा शासनकाल नहीं था, 8 या 9 महीने इसने शासन किया, ठीक है। अब हम इससे आगे को देखते हैं क्या होता है। देखिए, जो पहला कमिश्नर था गार्डनर, उसके बाद जो दूसरा कमिश्नर आया था वो कौन था, GW ट्रेल, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ना है और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आराम से देखना है इस चीज़ को, बहुत इजी तरीके से आपके समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए, GW ट्रेल गार्डनर के सहायक के रूप में आया था, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। जब गार्डनर यहाँ से चला गया, उसको कहीं और नियुक्ति मिल गई थी, इसको क्या बनाया गया, ट्रेल को दूसरा गवर्नर बनाया गया। और दूसरे का ये मतलब था, पहले का तो बहुत कम टाइम पीरियड था, तो वास्तविक रूप से अगर देखा जाए, जो पहला मतलब कमिश्नर था यहाँ पे कुमाऊं का, वो ट्रेल ही था, ठीक है। वास्तविक कमिश्नर आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि देखो पहले वाले का टाइम पीरियड क्या था, बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है। तो उसके बाद जो ट्रेल आते हैं, इसको वास्तविक अगर आप कमिश्नर कहेंगे तो कोई बुराई नहीं होगी। बहुत इसका लंबा कार्यकाल था, बहुत ज़्यादा इसने यहाँ पे काम किए, ठीक है। अब देखिए इसने क्या किया, जब ये उत्तरा कुमाऊं के इलाके में आए, से बहुत ज़्यादा न्यायिक क्षेत्र में रिफॉर्म किया, प्रशासनिक क्षेत्र में रिफॉर्म किया, भू राजस्व संबंधी इसने सुधार किए, ठीक है। जैसे क्या क्या सुधार किया इसने, न्यायिक क्षेत्र में इसने सुधार किया, आप ऐसे इसको नोट्स बनाना, ठीक है। प्रशासनिक क्षेत्र में इसने सुधार किया, और इसने भू राजस्व संबंधी भी काम किया, ठीक है, भू राजस्व। इन क्षेत्रों में इसने क्या किया, लगातार रिफॉर्म वगैरह करता रहा, सुधार करता रहा, ठीक है। तो इसके टाइम की सबसे महत्वपूर्ण घटना और सबसे फेमस घटना, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि आपका पेपर में पूछ सकता है, वो है इसने जो भू राजस्व यानी भूमि का जो इसने राजकीय अभिलेखन करवाया। अभी समझाता हूँ। प्रथम भू व्यवस्था, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। प्रथम, अभी बताता हूँ इसको, ठीक है, भू व्यवस्था, लैंड सेटलमेंट टाइप का जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी यही पहला कमिश्नर था जिसने प्रथम भू व्यवस्था यहाँ पे करवाई थी कुमाऊं के इलाके में। यानी ब्रिटिश कमिश्नर जो था, पहला भू बंदोबस्त यानी भू व्यवस्था कराने वाला कौन था, वो था ट्रेल था, ठीक है। अब इसने ये जो किया था, लगभग ऐसा माना जाता है 1823 के आसपास, ठीक है, 1823-24 जो भी होगा, इसके आसपास इसने ये काम करवाया था, ठीक है। अब ये प्रथम भू व्यवस्था का मतलब क्या था, बहुत ज़्यादा इजी है, अभी बताता हूँ। इसने क्या किया, जैसे जो ग्रामीण इलाके थे, गांव वगैरह के इलाके थे, उन गाँव का यानी जो राजस्व ग्राम होता था, यानी जहाँ से इनको रेवेन्यू वगैरह जो भी मिलता था, वहाँ का इसने क्या किया, सीमांकन किया। यानी अगर मैं कहूँ यहाँ पे गाँव है, ये गाँव है, ये गाँव है, इसने क्या किया, गाँव का सीमांकन किया कि हाँ ये वाला गाँव इसका है, ये वाला गाँव, ये अलग अलग गाँव का सीमांकन किया। सीमांकन कराने के बाद वहाँ उसका राजकीय अभिलेखन कराया, मतलब गवर्नमेंटल, मतलब सरकारी रूप से ये पता चला, हाँ इसकी बाउंड्री इतनी है, यहाँ पे ये संसाधन है, यहाँ पे पानी के स्रोत ये हैं, जल संसाधन ये हैं, तो इस प्रकार के वन, इस गांव के वन ये हैं, मतलब वनों का इलाका ये है। इस प्रकार का काम इसने क्या किया, प्रथम भू व्यवस्था में जो गाँव का सीमांकन वगैरह कराया, वो किसने किया था, ट्रेल ने ही किया था, ठीक है। और पहली बार लोगों को ये पता चल सका कि हाँ उनके इलाके में ये चीज़ें पड़ती हैं, उनकी सीमा यहाँ तक है, उनके पास ये संसाधन है, इसी भू व्यवस्था के तहत उसका हुआ था, ठीक है। ये इतना ज़्यादा प्रचलित था, इतना फेमस हुआ, इस भू व्यवस्था को 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 80 साला बंदोबस्त, ठीक है, 80 साला बंदोबस्त। अगर आपसे पूछता है 80 साला बंदोबस्त किसने चलाया था, आप क्या कहोगे, GW ट्रेल ने। 80 साला बंदोबस्त का संबंध किससे था, आप क्या कहोगे, जो राजस्व भूमि होती है उनके सीमांकन से भी कह सकते हो, जो भी आएगा, मतलब लैंड सेटलमेंट से संबंधित आपने कहानी सुन ली है, आपके ईजिली क्या आ जाएगा, समझ में आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें तो क्या थी, 80 साला बंदोबस्त बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में पता चल गया। इसके साथ साथ देखो, ये इंपॉर्टेंट कर देना है, ठीक है, 80 साला बंदोबस्त आपको समझ आना चाहिए। इसके साथ साथ इसने क्या किया, देखो आपको पता होगा चंद वगैरह इनके टाइम पे क्या होते थे, कुछ पद होते थे, जैसे कानूनगो वगैरह का पद होता था, कुछ ऐसे थे जो आपके मतलब उसका काम करते थे, वंशानुगत चले आ रहे थे। इसने क्या किया, पटवारियों के नए पदों का भी सृजन किया, ठीक है। और पटवारियों के आपको पता थे क्या काम होते थे, आजकल जो पटवारियों का काम होता है उसी टाइम का पटवारियों का काम होता था, जैसे भूमि का रिकॉर्ड रखना, कोई गाँव में कोई हत्या वत्या हो रही है, कोई
कोई मतलब सुसाइड वगैरह करा उसका उन चीज़ों को देखना, अपने से ऊपर के अधिकारियों तहसीलदार वगैरह का रिपोर्ट देना, इसी काम होते थे। तो इसने पटवारियों के नए पद भी क्या किए थे, सृजित किए थे। ठीक है, पटवारियों के पद, नए पदों का सृजन किया। साथ साथ ही इसने पटवारियों के ये को एक काम और दिया, वो था पुलिस का काम, यानी पटवारी यहाँ से अब पुलिस कार्य भी करने लगे थे। ठीक है, क्या करने लगे थे, पुलिस कार्य। ठीक, पटवारियों को पुलिस का कार्य भी इसने सौंपा था, पटवारियों के नए पदों का इसने क्या किया था, सृजन किया था। ठीक, इसके अलावा संचार के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी इसने क्या किए थे, रिफॉर्म किए थे। ठीक है, क्या किए थे, मतलब एक बहुत बड़ा शासनकाल था, बहुत अच्छा। आप देखो कहीं कहीं तो लिखा है कि ये तानाशाह टाइप का था, लेकिन इसने रिफॉर्म बहुत किए। ठीक है, संचार के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इसने क्या किए, बहुत ज़्यादा सुधार किए। यहाँ आपका कुमाऊं के इलाके में, यानी कुमाऊं कमिश्नर ये बना था, तो इसने ये काम भी किए संचार और कृषि के क्षेत्र में। ठीक, अब देखिए एक फैक्ट जो मुझे फिर से लगता है कि आपका पेपर में पूछ सकता है, वो हो सकता है। ठीक है, पहले कुछ और फैक्ट बता रहा हूँ, फिर वो फैक्ट बताऊंगा जो मुझे लग रहा है कि पूछ सकता है। इसने क्या किया, इसके साथ साथ ही जो सीमावर्ती इलाके होते हैं, यानी जो तिब्बत के इलाकों से लगने वाला यहाँ का इलाका होगा, उन सीमावर्ती इलाकों के लोगों का इसने टैक्स वगैरह भी क्या किया था, माफ़ किया था। ठीक है, कर वगैरह भी माफ़ किया होगा, इस टाइप के इसने काम किए थे। साथ ही साथ जो परंपरागत आपके मेले होते थे, यानी भारत तिब्बत सीमा के आसपास या भी जो पहले से मेले चले आ रहे हैं, वहाँ पे जो व्यापारियों की समस्याएं होती थी उनके मुकदमे भी सुनता था। ठीक है, यानी परंपरागत मेले जो होते थे, परंपरागत मेले, यहाँ पे जो व्यापारी होते थे, कौन होते थे, व्यापारी। ठीक है, इन व्यापारियों की जो मुकदमे थे, जो समस्याएं थी, उसको भी क्या करता था, ट्रेल सुना करता था, मतलब एक प्रकार का रिफॉर्म किया था। ठीक है, अब जो मुझे लग रहा है, देखो साथ जो मुझे लग रहा है कि आ सकता है, एक और फैक्टर आप लिख लीजिए, इसने क्या किया, पुलों का निर्माण भी किया था नदियों के ऊपर। जैसे व्यापार वगैरह होता था, कहीं ऐसा लगा होगा कि दुर्गम इलाके हैं, जाने में दिक्कत होती है, तो इसने लोहे के सस्पेंशन पुलों का भी क्या किया था, निर्माण किया था। क्या किया था, लोहे के सस्पेंशन पुल, ठीक है, का निर्माण भी किसने किया था, ट्रेल ने किया था। मतलब रिफॉर्म कर रहा था, सुधार कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें तो ये थी। अब देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि आ सकता है पेपर में, ट्रेल के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इसने क्या किया था, जो ये ट्रेल्स आप आए थे, इसने जो बद्रीनाथ और केदारनाथ का निजी, मतलब वो था, लोग क्या कहते हैं, प्राइवेट टाइप का रास्ता होता होगा, निजी यात्री जाते होंगे, मतलब एक निजी यात्रा वाला सिस्टम होगा। तो इसने क्या किया, उस सब यात्रियों के लिए उसको खोल के वहाँ अलग अलग चरणों में बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो रास्ता था उसका रिफॉर्म किया। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक ये क्या करता था, बद्रीनाथ केदारनाथ का जो रास्ता था उसको क्या करता रहता था, सुधरवाने का इसने क्या किया था, काम किया था। ठीक है, और इसने बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए इतना सब कुछ किया, यात्री वहाँ जा सकें ईजिली, उनको सुविधाएं हो, आपका श्रीनगर वगैरह से होते हुए इसने बहुत ज़्यादा क्या किया, बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग का क्या किया था, सुधार किया था, जीर्णोद्धार किया था। इस पे ये तक आरोप लगा कि ये एक ईसाई न होके हिंदू धर्म का प्रचारक है। ठीक है, कभी आपसे ये पूछता है क्वेश्चन कि किस कमिश्नर पे हिंदू धर्म के प्रचारक का आरोप लगा। ठीक है, हिंदू धर्म प्रचारक का आरोप। ठीक है, हिंदू धर्म को बढ़ावा देने का आरोप लगता है, वो कौन था, ट्रेल था। ठीक है, और ये क्यों लगा, क्योंकि इसने क्या किया था, जो बद्रीनाथ केदारनाथ यात्री मार्ग था, बद्रीनाथ प्लस केदारनाथ, ठीक है, ये बद्रीनाथ केदारनाथ यात्री मार्ग था, इसको बहुत ज़्यादा क्या किया था, इसका जीर्णोद्धार किया था, इसको संवारा था, ताकि लोगों को यहाँ से जाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कभी ना कभी घुमाने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा जैसे अपराध वगैरह तो होते ही थे, हर युग की कहानी है, उस अपराधों को कम करने के लिए जेल वगैरह का भी इसने क्या किया था, निर्माण किया था। अभी आपके यहाँ उत्तराखंड स्टेट के एग्जाम तो कोई भरोसा नहीं है कि क्या पूछ। देखो, आपको पता है अपराधी तो हर युग में होते थे। ठीक है, अपराधियों पे शिकंजा कसने के लिए इसने क्या किया, कुछ जेलों का निर्माण भी किया। जैसे इसने एक अल्मोड़ा में एक जेल बनाई थी। ठीक है, कहाँ, अल्मोड़ा में, वो बनाई थी 1816 में। ठीक है, ये पेपर में आपका पूछ भी सकता है कि अल्मोड़ा जेल जो बनी थी ट्रेल के द्वारा जो बनाई थी, कब बनी थी। ठीक है, दूसरा इसने पौड़ी में भी एक जेल का निर्माण किया था, वो कब किया था, 1821 में। ठीक है, देखो आपके आयोग वगैरह में कोई भरोसा नहीं कि क्या क्वेश्चन पूछ ले। तो अल्मोड़ा और पौड़ी में क्रमशः जो जेलों का निर्माण किया था 1816 और 1821 में किसने किया था, ट्रेल ने ही किया था। ठीक, अब देखिए,
कोई सूचना होती है, कोई इधर से उधर पहुंचानी होती है, उसके लिए भी इसने बहुत अच्छा काम किया। इसने एक प्रकार की डाक व्यवस्था शुरू की। अब वैसा डाक व्यवस्था नहीं जैसे आजकल चल रहा है, वो तो डलहौजी, आप कहोगे कि सर वो तो डलहौजी के टाइम पे 1853-54 में हुआ, तो इसने कैसे शुरू करी। एक प्रकार का मैसेज पहुंचाने का सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, वो तो डाक प्रणाली की ही तरह था, ठीक है, मतलब डाक प्रणाली आज की जैसी नहीं होगी, तो इसने एक डाक प्रणाली भी शुरू की थी, ठीक है। और इस डाक प्रणाली का इसने जो शुभारंभ किया था वो कब किया था, 1815 में, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, ठीक है। वो ट्रेल ने ही किया था। और ये कहाँ से कहाँ किया था, अल्मोड़ा से श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर, इन जगहों पे इसने क्या किया था, 1815 में डाक प्रणाली भी ट्रेल द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। इसके काम है, इसके रिफॉर्म है। और सबसे इंपॉर्टेंट आज के दिन का जो फैक्ट है, जो 2 फैक्ट बताऊंगा ट्रेल के बारे में जो आ सकते हैं आपके पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को कर देना। इसने एक डबल लॉकर प्रणाली शुरू की थी। क्या की थी, डबल लॉकर प्रणाली, ठीक है, डबल लॉक व्यवस्था या लॉकर प्रणाली जो भी कहोगे, ठीक है, डबल लॉक व्यवस्था। और ये कब की थी, 1824 के आसपास, ठीक है। 1824 के आसपास इसने एक व्यवस्था शुरू की जिसको बोलते हैं डबल लॉक व्यवस्था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डबल लॉक व्यवस्था किसने शुरू की, आप कहोगे ट्रेल ने, ठीक है। डबल लॉक व्यवस्था लगभग कब शुरू हुई थी, 1824 के आसपास। अगर आपसे ये पूछता है डबल लॉक व्यवस्था का संबंध किससे था, तब आप सब वहाँ बेहोश, ठीक है। डबल लॉक व्यवस्था किससे थी, सरकारी खजाने को कंट्रोल करने के लिए। सरकारी जो खजाना होता है, सरकारी खजाना, ठीक है, उस पे नियंत्रण, यानी उस पे क्या कर दिया गया, इसकी जो सिस्टम था जहां इनकी तिजोरी होगी, जो खजाना सिस्टम होगा, उस पे 2 कुंजियां इसने स्थापित की। एक को देते थे कलेक्टर को, ठीक है, यानी आज का डीएम, उस टाइम कलेक्टर जो भी पद होता था, दूसरा ट्रेजर को देते थे, जैसे ट्रेजरी ऑफिसर वगैरह होते हैं ना, इनको, ठीक है। इन दोनों के पास क्या होता था, इसका नियंत्रण होता था। डबल जगह से आपको लॉक मिलेगा, एक कलेक्टर के पास, एक ट्रेजर के पास। तो ये डबल लॉक व्यवस्था सरकारी खजाने पर नियंत्रण के लिए इसने क्या किया था, शुरू किया था 1824 में। किसने किया था, ट्रेल ने। उसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। और आज का जो लास्ट फैक्ट है वो सुनो अब। मैं आपको बताता हूं, इस ट्रेल ने क्या किया था, चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार हेतु, ठीक है, किस क्षेत्र में सुधार हेतु, चिकित्सा। इस चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हेतु ट्रेल ने एक देसी चिकित्सक की नियुक्ति की थी, ठीक है, देसी चिकित्सक। और सबसे पहले इसी ने किया था, ठीक है। देसी चिकित्सक की नियुक्ति सर्वप्रथम किसने की थी, वो की थी आपका ट्रेल ने। और ये की थी 1833 में अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा, ठीक है। और आपसे ये पूछता है सर्वप्रथम चिकित्सा क्षेत्र में देसी चिकित्सक यानी नेटिव डॉक्टर की नियुक्ति किसने की थी, ट्रेल ने की थी। कहाँ की थी, अल्मोड़ा में की थी। कब की थी, 1833 में की थी, ठीक है। ये तो किसके बारे में था, ट्रेल के बारे में। अब लोग देखो, आप टेंशन मत लेना, हमारा यहाँ से क्या होगा, तेजी से कोर्स आगे बढ़ेगा। और जिस दिन हमारा उत्तराखंड का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, मुझे लगता है कि आज से ओवरऑल 10 क्लासों में हमारा उत्तराखंड का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप देखना कितनी तेजी से हम बढ़ते हैं। उत्तराखंड का भूगोल पढ़ेंगे, एक दिन में 2 चैप्टर निकल जाएंगे। उत्तराखंड का राजनीति पढ़ेंगे, एक दिन में 2 3 चैप्टर निकल जाएंगे। क्योंकि क्या है, गाड़ गथेरे नदी नाले सब यही है, मंदिर वगैरह सब, झील वगैरह, वो बहुत बड़ा हेडेक नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, ऐसे ऐसे मैप दिखाया, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ है, एक दिन झील पड़ा, वो ईजिली आपकी समझ में आ जाएगा। फालतू चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। तब तक आप इस सेक्शन को रिवाइज करना। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।